रूठा मत लीजिए, आप भी इतना रूठा मत। एक ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इट इज नॉट एन इलेक्शन रिफॉर्म्स, इट इज जस्ट ए फुलफिलमेंट ऑफ वन जेंटलमैन डिजायर एंड ड्रीम, नथिंग मोर देन दैट। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इट इज नॉट एन इलेक्शन रिफॉर्म्स, इट इज जस्ट ए फुलफिलमेंट ऑफ वन जेंटलमैन डिजायर एंड ड्रीम, नथिंग मोर देन दैट। नो, इट इज नॉट परमिटेड। सर, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the First Amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the country and country will make the amendment. So how Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me, sir, आप इतना रूठा मत लीजिए, आप भी इतना रूठा मत। एक हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए। This is not done, this is, sir, all the time when this is, we have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed, it has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments. Sir, this bill we are opposing for and at the same time, sir, when you will take into consideration, kindly take a division, we want to oppose and we will show you our state. मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते समर्थन के लिए। मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार यह है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहां पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहां पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। There are several advantages of one nation, one election bill, but I would like to quote 4. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spend was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में ओके, आप पक्ष रखते हैं बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done simultaneously, please. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and Thank you. Asauddin Owaisi.
So, Speaker sir, sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर. ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए. जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए. इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में होगी और के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है. तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी. अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा. रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है. श्रीकांत शिंदे जी संतृप्त हैं. मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे. आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया. श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूं. मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और आज यहां पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है, तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है. यहां पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर. हर एक व्यक्ति यहां पर उठकर संविधान समझा रहा है. मुझे लगता है, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर, ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूं, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस. अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए. सर, एक पॉइंट बोल रहा हूं सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया. उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है. और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया. ये इनका संविधान है सर. ये फेडरलिज्म माननीय सदस्य, ये बिल क्यों जरूरी है?
होगा सर। समझ गए आप। एन के प्रेमचंदन जी, एन के प्रेमचंद प्लीज कोविड समिति जो गठित हुई उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया। स्पीकर सर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। स्पीकर सर थैंक यू वेरी मच फॉर अफोर्डिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to speak on the introduction of the bill. Hey, Bhagwaida, Dharmendra ji, sir, N.K. Premchandan ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for affording me this opportunity to oppose the introduction of the bill. Please. On behalf of my party. सर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी एक सेकंड सर कोविड समिति की रिपोर्ट है। उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया सर कि 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की, जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन किया। ये दिखाता है कि देश के अधिकतर राजनीतिक दल सुप्रिया जी सर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी क्या तरीका है सर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी सर स्पीकर सर स्पीकर सर ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP I vehemently oppose the introduction of the bill, this constitution. बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है। मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माने सदन में कहना चाहता हूं। सर एक विषय आया कि एक समय एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं, 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। के बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 142 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है।